नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 45 दिन में 45 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देने का वादा आपसे किया। मैंने आपको पहले भी बोला है कि 45 दिन दो, सिलेक्शन लो। पूरे यूट्यूब पर आप उठाने देखिए, जितना नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट आपको मेरी क्लास में मिलेगा उतना आपको शायद ही कहीं मिले, है ना। बच्चों, मैं ऐसा सोचता हूं कि जितना भी रेलवे अपने एग्जामों में कॉन्सेप्ट पूछता है वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करा दूं, उस पर क्वेश्चन रिवीजन करा दूं, जिससे कि क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लेन मिरर है, जिसको आप बोलते हैं समतल दर्पण। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे समतल दर्पण से पूछे जाते हैं, बस एक एक करके आप सारी चीजें समझिएगा। आपको पता है कि मैंने हमेशा ना आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की चीजें समझाई है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहां पर मैंने आपके सामने एक समतल दर्पण बनाया। देखो, जब भी कभी किसी भी मिरर को बनाते हैं ना, तो उसके एक सरफेस में हम लोग इस तरह से पेंट पोत देते हैं और दूसरी सरफेस खाली रहती है जहां से रिफ्लेक्शन या परावर्तन होता है। तो ये जो पेंट पोता जाता है, अगर कोई पूछे कि ये किसका पेंट होता है, तो ये पेंट होता है तुम्हारे AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का, है ना। इसे क्या बोलते हैं? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। बच्चों, इसके अलावा ध्यान रखना, ये वाली जो सरफेस होती है, सर इस वाली सरफेस का नाम क्या होता है? जहां से परावर्तन होता है, तो याद रखना, जहां से परावर्तन होता है इस सतह का नाम होता है परावर्तक सतह। ओके, याद कोई पूछे कि ये वाली सतह का नाम क्या है, तो इस वाली सतह का नाम होता है परावर्तक सतह। इंग्लिश में लिख लेना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बच्चों, जो हमारा प्लेन मिरर होता है ना, वो एकदम सीधा सीधा होता है। और बच्चों, किसी भी सीधी लाइन की जब भी कभी तुमसे कोई त्रिज्या पूछे कितनी होती है, तो याद रखना प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बच्चों, वो इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट, है ना। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि अगर इस कर्व की मुझसे रेडियस पूछी जाए तो रेडियस बनेगी, लेकिन अगर इस कर्व को थोड़ा मैं और खोल दूं तो रेडियस ज्यादा बनेगी। जब पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट करोगे तो थोड़ा और खोल दूं तो रेडियस और ज्यादा। तो जब भी कभी कोई स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा ध्यान रखना उसकी रेडियस हमारी इनफाइनाइट होती है। तो समतल दर्पण की रेडियस कोई पूछे कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। सेम तरह से ध्यान रखना, इसकी जो फोकल लंबाई होती है वो भी कितनी होती है? इनफाइनाइट, है ना। और बच्चों, अगर फोकल लंबाई इनफाइनाइट है तो पावर कितनी हो जाएगी? जीरो। आप कहोगे पावर कैसे सर जीरो आया? पावर का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता होगा कि जब भी कभी हम आपसे पूछे कि पावर बराबर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है 1/4 फोकल लेंथ, है ना। पावर बराबर होता है 1/4 फोकल लेंथ। यही रीजन है कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो पावर क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये जो तीन बातें मैंने आपको बताई, रेडियस इनफाइनाइट होती है, फोकल लंबाई इनफाइनाइट होती है, पावर जीरो होती है, ये तीनों बातें हमारे समतल दर्पण की ये एकदम सही है। ओके, अब आ रही है समतल दर्पण की खास बात ये होती है कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, ध्यान रखना उतनी ही दूरी पर बताइए क्या बनता है? प्रतिबिंब। दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हमारा ये जो दर्पण है, दर्पण से वस्तु की दूरी x है, तो दर्पण से हमारे प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी बननी चाहिए? x बननी चाहिए। ये दोनों दूरियां हमारी कैसी होगी? सर ये दोनों दूरियां हमारी बराबर होगी। दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से हमारे प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी? सर दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी। ओके, तो समतल दर्पण एक ऐसा मिरर होता है जिसके लिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। बच्चों, याद करो, वस्तु की दूरी को हम किससे शो करते हैं? सर वस्तु की दूरी को हम u से शो करते हैं, जबकि प्रतिबिंब की दूरी को v से शो करते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि u और v हमारे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। u और v हमारे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात आप सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अरे बच्चों, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब किस क्वालिटी का होता है? तो आपने देखिए, जैसा वस्तु खड़ी है और उसी तरीके से देखिए प्रतिबिंब भी सीधा खड़ा है। भैया, उल्टा खड़ा होने का मतलब होता है कि हमारा जो पैर हो जाए वो ऊपर हो जाए और सर हमारा नीचे, ये होता है उल्टा। तो वस्तु भी हमारी सीधी है और प्रतिबिंब भी सीधा है। इसीलिए जब भी कभी कोई पूछे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कह देना समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। बच्चों, याद करो, सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है, इन्वर्टेड होता है। और वस्तु ने बताइए कैसा होता है? बराबर होता है। तो सीधा, बराबर और आभासी, ये तीनों क्वालिटी का प्रतिबिंब हमारा कौन बनाता है? समतल दर्पण बनाता है ना। आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं,
इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा आपका देखो नाम नहीं याद रहा, वर्चुअल, इक्वल और ये हमारा इरेक्ट। तो वर्चुअल, इक्वल, इरेक्ट ये हमारे कह सकते हो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों क्योंकि ये बराबर बना रहा है, आभासी भी बना रहा है, इसीलिए जब भी कभी इसका आवर्धन क्षमता कोई पूछे तो इसका आवर्धन क्षमता +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता +1 बताइए, ये तो बराबर बनाया, उसके अलावा सीधा बनाया। इसलिए एक और बात है, समतल दर्पण में क्या होता है कि जब भी कभी वस्तु दायां हाथ ऊपर खड़ा करती है तो प्रतिबिंब में आपको बायां हाथ ऊपर खड़ा करते हुए दिखाई दे रहा, उल्टा होता है। लेकिन वो दाएं का बाएं होता है, बाएं का दाएं होता है। तो जब भी कभी दाएं का बाएं या बाएं का दाएं हो तो ऐसे इन्वर्टेड को बोला जाता है पार्श्व उल्टा, इंग्लिश में बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो सीधा होता है, लेकिन जब भी कभी एक वर्ड यूज किया जाएगा तो ये वाला वर्ड जरूर यूज किया जाएगा कि बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। कैसा होता है? पार्श्व उल्टा होता है। बच्चों पार्श्व उल्टा को हम लोग क्या नाम से जान सकते हैं? सर इसको बोला जा सकता है लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। ये कहानी हमारी समतल दर्पण के बारे में हो गई। एक और पॉइंट है जो समतल दर्पण में आता है। बच्चों समतल दर्पण में पॉइंट ये पूछा जाता है कि अगर वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेलोसिटी से चलने लगे, मान लीजिए वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेलोसिटी चलने लगे, तो प्रतिबिंब समतल दर्पण की ओर कितनी वेलोसिटी चलेगा? तो प्रतिबिंब की वेलोसिटी भी समतल दर्पण की ओर v वेलोसिटी ही होगी। लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारी किताबों में आपने 2v पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबों में v पढ़ा होगा। है क्या कि 2v और v दोनों आंसर सही है प्रतिबिंब के लिए, बट कौन सी कंडीशन में 2v बताना है, कौन सी कंडीशन में v बताना है, वो आपको समझना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर वस्तु दर्पण की ओर v वेलोसिटी से चल रही है तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर v वेलोसिटी से चलेगा। यह बात 200% एकदम सही है। लेकिन प्रतिबिंब की वेलोसिटी v और 2v ये किस कंडीशन बतानी है? बच्चों अगर इस प्रतिबिंब की वेलोसिटी दर्पण के सापेक्ष पूछी जाती, यानी दर्पण हमारा स्थिर है, तब तो v बताइए। लेकिन अगर इसी प्रतिबिंब की वेलोसिटी वस्तु के सापेक्ष पूछी जाती, वस्तु के सापेक्ष, तो देखो जब वस्तु प्रतिबिंब को देखेगी ना है तो उसकी वेलोसिटी v नहीं फिर 2v बताइए, क्योंकि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और आपने पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर दो चीजें सेम अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से चलती हैं तो बताइए इनकी वेलोसिटी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? सर इनकी वेलोसिटी जुड़ती है ना। अगर दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होंगी? आपस में जुड़ेंगी। तो जब भी कभी ये मान तुमसे वस्तु के सापेक्ष पूछा जाएगा तो 2v बताना है, और दर्पण के सापेक्ष पूछा जाएगा तो v बताना है। मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूं, ऐसा नहीं लिख रहा हूं, है ना। आप इस बात को ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा जा रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है? विद रिस्पेक्ट टू मिरर। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है WRT। विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछा जा रहा है, मिरर के सापेक्ष बताइए कितना होगा, तो आपको v बताना है। दर्पण के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी v बताना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये बोला जाता वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और आगे बोला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट के सापेक्ष पूछा जाएगा, यानी वस्तु के सापेक्ष पूछा जाएगा, तो इमेज की वेलोसिटी आपको 2v बतानी है। मतलब ये बहुत खास पॉइंट है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर जाते हैं और v और 2v के चक्कर में अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, है ना। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे ज्यादातर पॉइंट तो मैंने निपटा दिए, लेकिन ये सारे पॉइंट मैंने लिखे भी हैं ताकि आपको और भी अंदाजा हो जाए, अच्छा अंदाजा हो जाए। तो बच्चों इन्हीं पॉइंटों को देखो रिवीजन के तौर पे मैंने यहां लिखा है ना। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर और आभासी होता है। बच्चों दूसरा वाला पॉइंट वहां मैंने नहीं समझाया, अभी समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक अवस्तु है या एक कोई आदमी है ना, और इस आदमी की ऊंचाई मान लीजिए 180 सेंटीमीटर है। कितना है? 180 सेंटीमीटर। यह आदमी है और इस आदमी की जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है। अभी ये चाहता है कि ये अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके,
तो बच्चों ध्यान रखना, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए इसको जो दर्पण लगाना पड़ेगा, मिनिमम हाइट वाला जो दर्पण लगाना पड़ेगा वो 90 सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा, यानी जस्ट आधी हाइट का दर्पण लगेगा। हाँ, ये याद रखो। तो इसीलिए स्टेटमेंट लिखा है, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की न्यूनतम हाइट चाहिए वो h/2 चाहिए। दर्पण की न्यूनतम हाइट कितनी चाहिए? h/2 चाहिए। लेकिन हाँ, दर्पण की न्यूनतम हाइट h/2 चाहिए, लेकिन दर्पण एक निश्चित पोजीशन पे लगाओ। ऐसा नहीं है कि तुमने 90 सेंटीमीटर दर्पण ले आया और दर्पण यहां लगा दिया, अब आदमी यहां खड़ा है, दर्पण वहां लगा है, तो क्या उसको पूरा इमेज दिखाई दे रहा? नहीं, है ना। तो एक निश्चित जगह भी होती है दर्पण को लगाने की। अगर वो निश्चित जगह आपने नहीं बताई कि निश्चित जगह कहां होगी, तो फिर आप नहीं पूरा अच्छे सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया है इसका, जिसमें आपको हाइट भी बतानी है और वो निश्चित जगह भी बतानी है, किस निश्चित जगह पर वो दर्पण लगाया जाएगा। समझे ना बात को? आ रही है। अगला वाला पॉइंट लिखा है, दर्पण, समतल दर्पण में वस्तु अगर v वेलोसिटी से चलती है तो बताइए उसका प्रतिबिंब 2v से दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। जब इन्होंने बोल दिया दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, इसका मतलब वस्तु देख रही है प्रतिबिंब को, और जब वस्तु प्रतिबिंब को देखेगी तो 2v, तो वस्तु के सापेक्ष छोड़ दिया, और जब वस्तु के सापेक्ष छोड़ दिया तो आपको 2v बता रहा है, इसलिए यहां 2v लिखा। ठीक है, तो ये मेरे कुछ पॉइंट थे जो समतल दर्पण से रिलेटेड थे। आई थिंक आपको पूरे समझ में आ रहे होंगे। ये वाले क्वेश्चन में अभी बताऊंगा कि किस पोजीशन में लगता है, मैंने एक सवाल लिया हुआ है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। चलो कुछ और पॉइंट सुनो। समतल दर्पण में अब आपको इमेज फॉर्मेशन भी समझना होता है ना, कैसे कैसे हमें कितनी इमेज बनेगी। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपके सामने चित्र में 2 समतल दर्पण बनाए, ये पहला समतल दर्पण हो गया, ये हमारा दूसरा समतल दर्पण हो गया, है ना। और इन दोनों समतल दर्पण के बीच का एंगल हमारा थीटा है। मान लेते हैं कि इनके बीच में कोई वस्तु रखी है, यह वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो तुमसे ये पूछेगा कि बताइए इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यानी 2 समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब मैक्सिमम बन सकते हैं, है ना बच्चों। इसके लिए ना 3 तरह के टेस्ट होते हैं, वो 3 तरह के टेस्ट आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। सबसे पहले तो आप लोगों को भाई इसमें ना लोगों को कंफ्यूजन बहुत है, समझना बात को, अभी आपको भी हो जाएगी थोड़ी देर में, रुकिए मैं बताता हूं। इसमें 2 तरह के टेस्ट और बनते हैं जो आपको पता ही नहीं जाते, लेकिन एग्जाम में आ गए ना बेड़ा गर्द। सुनो ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये 2 समतल दर्पण बनाए। बच्चों किसी भी समतल दर्पण के बीच में जब भी कभी कोई वस्तु रखी जाती है तो उसकी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो वस्तु सममित स्थिति में होगी या फिर असममित स्थिति में होगी। देखो बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझो, मैंने यहां पर 2 समतल दर्पण बनाए जो आपस में किसी एक एंगल पर रखे। अगर कोई वस्तु मैं यहां पर बना दूं, यहां रख दूं, तो इसको बोला जाएगा कि ये जो वस्तु रखी हुई है ये किस स्थिति में रखी हुई है? सममित स्थिति में रखी हुई है। सममित का मतलब सिमेट्रिकल। हाँ, और अगर कोई वस्तु मैं यहां रख दूं, यहां, तो बताइए ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? तो ये स्थिति हो जाएगी कि ये जो वस्तु रखी है ये कौन वाली स्थिति में रखी है? असममित स्थिति में रखी है, अनसिमेट्रिकल रखी है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ऊपर वाली सममित है, नीचे वाली असममित है। समझ रहे ना? अब और ये क्या मैटर है अभी मैं पूरा समझाऊंगा, परेशान मत होइए। आपको नहीं भी दिया जाता, जैसे कि आपके सवालों में सम्मित और असम्मित कह दिया तो ठीक, अगर नहीं कहा जाएगा, अगर नहीं कहा जाएगा तो हम लोग असम्मित लेते चलेंगे। ध्यान से सुन लो, अगर नहीं कहा जाएगा कि सम्मित है या असम्मित है तो हम लोग असम्मित लेते चलेंगे, अनसिमेट्रिकल लेते चलते। ओके चलो आ रही है बच्चों। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब भी कभी 2 दर्पण के बीच का एंगल थीटा दे दे और तुमसे ये पूछे कि कितने नंबर ऑफ इमेज बनेगी। थोड़ा मेरे गले में आज ठरास है, पता नहीं क्यों ठरास हो रही, अब तो समझ में भी आ रहा होगा, कोई बात नहीं। हम लोगों को पढ़ने से मतलब है, हमें कॉन्सेप्ट जानने से मतलब है। आपको मेरी आवाज से प्यार थोड़ी ना करना है। बताइए कि आपको मेरी आवाज जो है रात में सोते समय सुननी है क्या? नहीं ना, आपको पढ़ने से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। चलो, तो जब भी कभी 2 दर्पण के बीच का एंगल दिया हो और नंबर ऑफ इमेज निकालनी हो तो सबसे पहला काम होता है कि आप 360 डिवाइड बाई थीटा कर दो। यानी 360 डिग्री में हमें थीटा का डिवाइड करना है, उसको आप एन मानोगे। अब ये थीटा, ये जो एन है ना, ये जो 360 बटे थीटा किया आपने, ये एन 3 वैल्यू आ सकती है ना बच्चों। ये एन या तो हमारी सम संख्या आ सकती है,
या तो ये n हमारा विषम संख्या आ सकती है, और बच्चों या तो ये n हमारा दशमलव में आ सकता है। किसमें आ सकता है? दशमलव में। इसके अलावा और कुछ तो नहीं आएगा ना, मतलब 360 बटे थीटा करने से या तो n सम संख्या आएगा या विषम संख्या दशमलव में आएगा। बट अगर सम संख्या आ जाए तो क्या होगा बच्चों? जब भी कभी सम संख्या आ जाए और तुमसे ये पूछे कि नंबर ऑफ इमेज बताइए कितनी होगी, तो याद रखना अगर सम संख्या आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए इस n में से एक घटा देते हैं, यानी n-1 रख देते हैं। सम संख्या आते समय हमेशा n-1 करना। और ये फॉर्मूला, ये बात दोनों कंडीशन में सही है, यानी ये बात हमारी सम्मित वाली कंडीशन के लिए भी सही है और ये वाली बात हमारी असम्मित कंडीशन के लिए भी सही है। दोनों कंडीशन के लिए सही है, चाहे इमेज तुम्हारा सम्मित रखा हो या असम्मित रखा हो। अगर सम संख्या आ गया तो हमेशा ध्यान रखना आपको n-1 करना है। क्या करना है? n-1। जैसे कि 20 का एंगल 60 होता तो 360 बटे 60 6। अगर 6 एक सम संख्या है तो नंबर ऑफ इमेज 5 बतानी है, एक घटा बतानी। लेकिन विषम में क्या होता है? अब विषम में ठेला हो जाएगा थोड़ा सा बच्चों। विषम में क्या होता है कि विषम में ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान सुनो। विषम में सम्मित और असम्मित के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। अगर 360 बटे थीटा करने से विषम संख्या आ जाए और जो भी हमारी वस्तु रखी है वो कैसे रखी है? असम्मित रखी है, असम्मित रखी है तो अलग फॉर्मूला यूज होगा, और अगर सम्मित रखी है तो मेरे भाई अलग फॉर्मूला यूज होगा। सम्मित और असम्मित का इंग्लिश वर्ड होता है सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। ठीक है, तो बच्चों अगर असम्मित रखी है तो ध्यान रखना, असम्मित रखी है तो यहां पर जो नंबर ऑफ इमेज आएगा असम्मित की कंडीशन में वो पूरा का पूरा n आएगा, मतलब फिर आपको घटाना ही नहीं है। और अगर सम्मित रखी है तो इस बार भी घटेगा, अगर सम्मित रखी है तो इस बार भी घटेगा, यानी n-1 होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ ये वाले टेस्ट को याद कर लेते हैं, ये वाला टेस्ट छोड़ देते, ये वाला टेस्ट छोड़ देते। लेकिन धोटे से अगर सम्मित असम्मित लिखा हुआ आ जाए तो क्या करना है उसके लिए मैंने बताया। अब आपके एग्जाम में अगर सम्मित असम्मित नहीं लिखा तो मैंने कहा असम्मित लेके चलेंगे, असिमेट्रिकल लेके चलेंगे, और जब असिमेट्रिकल लेके चलेंगे तो आपका n हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या में। अरे बच्चों दशमलव संख्या आ जाए, दशमलव संख्या में कई सारी चीजें आ सकती है, जैसे 10.33 आ गया, 7.2 आ गया, कुछ भी आ सकता है यार। तो जब भी कभी दशमलव संख्या आए तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, इसका जो पूर्णांक वाला हिस्सा है वही आपको नंबर ऑफ इमेज बतानी है। फिर यहां पर विषम और सम संख्या से लेना देना नहीं। जैसे कि अगर इसमें नंबर ऑफ इमेज बतानी होती तो इसमें नंबर ऑफ इमेज पूरी की पूरी 10 बताते। अब यहां सम और विषम से कोई लेना देना नहीं है। इसमें नंबर ऑफ इमेज बतानी होती तो इसमें नंबर ऑफ इमेज पूरी की पूरी 7 बताते, है ना। तो दशमलव संख्या जब भी कभी आएगी तो वहां सम संख्या विषम संख्या से कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे सीधे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक मेरी बात आपको एकदम क्लियर। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा इसका। इसके अलावा एक बहुत प्यारी कंडीशन है, उसको भी सुनो। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ समांतर है, अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ समांतर है बच्चों, और इनके बीच में कोई वस्तु रखी है ना, तो समांतर होने का मतलब पता क्या हुआ सर? समांतर होने का मतलब इन दोनों के बीच का थीटा 0 है। और अगर इन दोनों के बीच का थीटा 0 है तो बताइए नंबर ऑफ इमेज कितनी बतानी है? तब आपको नंबर ऑफ इमेज जो है वो इनफाइनाइट बनानी है, क्योंकि जैसे ही थीटा का मान यहां 0 तोड़ोगे, 0 का डिवाइड हमारा इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, तो समांतर, अगर दो दर्पण समांतर है तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे कि इस पर 2-3 सवाल देख लो। जैसे पहला सवाल है, बहुत आसान है। दो दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या ना सम्मित कह रहा है ना असम्मित कह रहा है, तो असम्मित लेके चलिए। तो सबसे पहला काम क्या था? 360 बटे 40 कीजिए, और ये किसके बराबर आ गया? 9 के, यानी ये वैल्यू हमारी n की आ गई। अब सवाल में कहीं पर भी देख लो ना सम्मित कहा है ना असम्मित, तो जब विषम संख्या आ जाए तो असम्मित वाला केस क्या था? नंबर ऑफ इमेज पूरी पूरी 9। ठीक है, विषम आ गया ना 4 नाम 36। ये लीजिए 20 का कोण यहां 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा? 360 डिवाइड बाई 60 कीजिए, और जैसे ही 360 डिवाइड बाई 60 करेंगे बच्चों तो यहां पर ये n और ये हमारा 6, और जैसे ही यहां पर 6 आ गया तो बताइए नंबर ऑफ इमेज कितनी बतानी है? बच्चों 6 आ गया, 6 एक तरह की सम संख्या है, तो नंबर ऑफ इमेज 6 - 8 बताई जाएगी, यानी 5 बताई जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक बात मेरी क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है।
ये डायरेक्ट आपके एग्जामों में कई बार पूछा गया है ना बच्चों। ये पहला केस, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। अगर दो दर्पण आपस में 90 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, आपस में 90 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, तो याद रखना उस कंडीशन में जो आपकी आपतित किरण होती है, आपतित और निर्गत किरण होती है, बाहर निकलने वाली किरण, वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसी हो जाती है सर? दोनों आपस में एक दूसरे के साथ समांतर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप इसको याद कर लो। अगर दो दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर रखें तो याद रखना आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में एक दूसरे के साथ समांतर होती है, आपस में एक दूसरे के साथ समांतर होती है, आपस में, है ना। मैं इस बात को प्रूव कर दूं। मान लीजिए यहां पर नॉर्मल के साथ 30 डिग्री के कोण पे एंट्री करता है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये वाला एंगल भी 30 हो रहा। ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो रहा, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। आप ये बताओ, ये जो आपतित किरण है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बना रही है? हॉरिजॉन्टल के साथ 30। निर्गत किरण भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बना रही है? 30। बच्चों आपतित और निर्गत किरण दोनों ही हॉरिजॉन्टल के साथ 30 और 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब दोनों कहीं ना कहीं आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में कैसी है? पैरेलल है, ठीक है। अगर ये 30 नहीं बना रही होती तो पैरेलल नहीं होती, सेम एंगल बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी दो दर्पण आपस में 90 डिग्री के एंगल पर रखे हो और आप किसी भी एंगल पर आपतित किरण छोड़ते हो तो आपतित और निर्गत किरण आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। चलो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। केस नंबर 2, अगर दोनों दर्पण जो है ना 60 डिग्री के एंगल पर रखे हो, 60 डिग्री के एंगल पर, और आपतित किरण किसी एक दर्पण के पैरेलल आ जाए, जैसे कि आपतित किरण देखिए इस M2 के पैरेलल आ रही, तो आपतित किरण किसी एक दर्पण के पैरेलल आ जाए तो जो निर्गत किरण होती है वो ध्यान रखना इस दूसरे दर्पण के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब यहां पर आपतित किरण निर्गत किरण आपस में पैरेलल थी। ये वाले केस में आपतित किरण एक दर्पण के पैरेलल और निर्गत किरण दूसरे दर्पण के पैरेलल है। देख लो, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के कह सकते हो पहले दर्पण के और वो दूसरे दर्पण के पैरेलल है। आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे बता दिया सर, अरे यार कैसी बात करते हो यार, 2 मिनट लगेगा इन सबको प्रूव करने के लिए, 2 मिनट। ये देखिए ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर 2 दर्पण खींचे और ये दोनों दर्पण के लिए मैंने इस तरीके से ये दर्पण मैंने बोल दिया कि ये 60 डिग्री के एंगल पर है। ऐसे मान लीजिए ये हमारा पहला दर्पण है, ये दर्पण हमारा M1 हो गया और ये हमारा दूसरा दर्पण है, ये दर्पण हमारा M2 हो गया। मान लीजिए एक लाइट एंट्री करती है जो पहले दर्पण M1 के पैरेलल है। मान लेते हैं कि कोई लाइट एंट्री करती है जो पहले दर्पण M1 के कैसा है? पैरेलल है, ठीक है। तो ये लाइट हमने एंट्री कराई और ये लाइट जो है, ये लाइट हमारी M1 के कैसी है? पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल है, ठीक है। ये M1 के पैरेलल है, ये आपतित किरण है किसके पैरेलल है? M1 के पैरेलल है। मुझे ये सिद्ध करना है कि जाने वाली किरण M2 के पैरेलल होगी। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो रहा? 60। ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल है। तो इसके बाद जब निकलने वाली लाइट होगी वो इस तरह से निकलेगी, ऐसे ऐसे। तो ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो रहा है ना। फिर यहां पर भी आपने नॉर्मल खींच दिया, यहां पर भी एक नॉर्मल खींच दिया, ये देखो यहां पर नॉर्मल खींच दिया। अब आप बताओ जरा, अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये एंगल 60, 90 से घटा दो, ये 60 ये 60 तो ये 60 तो ये 30, समझ रहा है ना। अब फिर इसके बाद जब ये लाइट इस तरह से निकलेगी ना, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे निकलेगी, ऐसे। तो जब ये लाइट इस तरह से अपवर्तन के बाद, ये अपवर्तन हुआ इस पे ऐसे, अब फिर ऐसे ये निकलेगी। तो ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 60, ठीक है। अब आप ये देखो जरा, ये जो दूसरा वाला मिरर M2 है, M2 ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है, और जो निर्गत किरण है ये वाली निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है और ये हमारी आपतित किरण। तो बच्चों जो निर्गत किरण है, आप मुझे बताओ ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर दो दर्पण आपस में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ध्यान रखना आप सब लोग, उनमें से एक किरण पहले दर्पण के समांतर है तो दूसरी किरण दूसरे दर्पण के समांतर होगी। जबकि 90 डिग्री वाले केस में आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर होती है। यह बात आप सब लोगों को एकदम रटी हुई होनी चाहिए। डायरेक्ट एंगल पूछा जाएगा, लंबा लंबा स्टेटमेंट लिखेगा और पूछ लेगा कि बताइए दोनों दर्पण के बीच का कोण क्या है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। अब है क्या ना, समतल दर्पण के कुछ यूज है। समतल दर्पण का यूज, वैसे यूज तो आपने कई सारे कॉन्केव मिरर के पढ़े होंगे, लेकिन समतल दर्पण का भी एक यूज है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पेरिस्कोप। बच्चों ये पेरिस्कोप बहुत खास डिवाइस है, बड़ी मजे की डिवाइस है। मैं बताता हूं पेरिस्कोप क्या है। बच्चों पेरिस्कोप में दो हम लोग मिरर यूज करते हैं। आप देखिए पहला जो मिरर है वो ये मिरर हमारा पेरिस्कोप में पहला मिरर, ये पहला प्लेन मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर ये है। मतलब दो प्लेन मिरर यूज करते हैं हम लोग पेरिस्कोप में, और बड़ी खास डिवाइस है, बड़ी मजेदार डिवाइस है ना, जासूसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है और इस पहाड़ में पेड़ लगा हुआ है। मैंने मान लिया कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ में इस तरीके से पेड़ लगा हुआ है। ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या है, ये पहाड़ है और इस पहाड़ में ऊपर पेड़ लगा हुआ है, यह कोई ऊंचाई है और इस पेड़ में एक लड़का और एक लड़की जो है प्यार कर रहे हैं। एक लड़का और लड़की जो है प्यार कर रहे हैं, है ना। अच्छा, लड़का शादीशुदा है, लड़का शादीशुदा है और लड़का और लड़की प्यार कर रहे हैं। अब इसकी बीवी को जासूसी करनी है तो बीवी ने क्या किया, एक पेरिस्कोप ले आई। लड़का लड़की ऊपर पहाड़ में, बीवी ऐसे नीचे, तो बीवी ने क्या किया, पेरिस्कोप धीरे से लगाया और पेरिस्कोप लगाने के बाद उस लड़का और लड़की को देखने लगी। तो बच्चों जैसे वो पेरिस्कोप थोड़ी सी छोटी सी चीज होती है, एक पाइपलाइन होती है, जैसे वो पाइपलाइन घुमाएगी तो घुमाने के बाद देखो क्या होगा कि लाइट इस तरह से लाइट यहां से निकलेगी, फिर परावर्तन के बाद यहां जाएगी, परावर्तन के बाद फिर यहां जाएगी। मतलब उस औरत को, उस बीवी को दिखाई दे जाएगा कि उसका मर्द क्या कर रहा है। समझना बात को। तो जासूसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। पनडुब्बी में भी यही सेम चीज होती है। पनडुब्बी देखिए पानी के अंदर चलती है और बिना किसी को बताए हुए, मतलब पता ही नहीं चल पाएगा कि पनडुब्बी है। तो वो लोग कैसे जासूसी करते हैं, क्या पूरी पनडुब्बी बाहर लाते नहीं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी छत से थोड़ा सा, बहुत जरा सा पेरिस्कोप निकालते हैं जिससे कि वो नजरों में ना आ पाए। अब पेरिस्कोप निकालने के बाद चारों तरफ देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं, पता चल जाता है ना। तो पेरिस्कोप में क्या इस्तेमाल होता है, सब पेरिस्कोप में प्लेन मिरर इस्तेमाल होते हैं। कितने प्लेन मिरर इस्तेमाल होते हैं, 2। और ये दोनों प्लेन मिरर आपस में कैसे होते हैं मेरे भाई, तो कहना ये दोनों प्लेन मिरर आपस में तो समांतर होते हैं, लेकिन अगर ये पूछे कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितने कोण पे होते हैं तो कह देना हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों प्लेन मिरर 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो पेरिस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता है और इनमें समांतर दर्पण इस्तेमाल होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ कितने कोण बनाते हैं, 45। ठीक है, वही बात लिखा है। एक प्रकाशिक उपकरण है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपे रहकर अपने चारों ओर का वातावरण देख सकता है, उसी को हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। ठीक है, चलो क्या बात है। तो बहुत अच्छा सवाल था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोगों ने इसके थ्योरी को देख लिया। प्लेन मिरर में क्या क्या कॉन्सेप्ट था वो सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, इससे बाहर प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। अब है क्या ना कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे प्लेन मिरर पे, वो मैं बताने वाला हूं। तो उसको भी आप देख लो प्लेन मिरर पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल, 45 डिग्री पर दो दर्पण के बीच रखी वस्तु में प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। लग जाएगा, है ना। क्या करना है आपको बताइए, 360 डिवाइड बाई 45 कर दीजिए। बस ये हमारा किसके बराबर होगा, ये n के बराबर। फिर आप देखिए कि सम संख्या है कि विषम संख्या। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो 45 दूनी 90 और 9 चौको 36, यानी ये हमारा 8 बार जाएगा। चेक कीजिए 8 बार, और 8 हमारी सम संख्या है। तो याद करो जब भी कभी सम संख्या होती है तो नंबर ऑफ इमेज मैंने क्या बताई थी, तो सम संख्या में नंबर ऑफ इमेज हमारी n-1 होती है, यानी नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगी वो 8 - 8 हो जाएगी, डेट इज 7। तो आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला। चलो हाँ, ये वाला सवाल थोड़ा बढ़िया है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दो समतल दर्पण ए और बी 12 सेंटीमीटर के दूरी पर आमने सामने हैं। अब देखो
आप सब लोगों को ये बात तो मैंने पढ़ा दी कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ समांतर है तो वो इनफाइनाइट इमेज बनाते हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट इमेज कैसे बनती है उस पर भी सवाल बन जाता है। जैसे कि अगला सवाल, दो समतल दर्पण ए और बी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये दो समतल दर्पण है और कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे के आमने सामने है। ऐसे अरे उनके बीच एक वस्तु रखी है जो आईना ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच में एक वस्तु रखी है जो आईना ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये वस्तु, और ये वस्तु जो ओ है वो आईना ए से बताइए कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है तो मेरे भाई ये कितना दूरी हो जाएगी? ये हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। अरे फिर आगे लिखा है आईना बी में बने हुए दो प्रतिबिंबों की दूरी क्या है? आईना बी में बने हुए, ध्यान सुनो, आईना बी में बने हुए प्रथम दो प्रतिबिंबों की दूरी क्या है? यानी आईना बी में इनफाइनाइट बनेंगे, लेकिन आईना बी में जो पहले दो इमेज बनेंगे उनके बीच की दूरी बतानी। हाँ, लग जाता है ऐसा। कैसे लगेगा बताइए? तो पहले तो इमेज बनाना सीखिए कि इनफाइनाइट इमेज बनेगी कैसे। जैसे आईना बी है, मिरर बी जब इस वस्तु का इमेज बनाएगा तो पहला प्रतिबिंब यहां बनाएगा जिसको मैंने I1 कह दिया। ये प्रतिबिंब यहां से कितनी दूरी पर बनेगा? 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा। अब इसी वस्तु का आईना बी भी तो बनाएगा, मतलब आईना ए भी तो बनाएगा। तो आईना ए जो इमेज बनाएगा यहां पर, मान लेते हैं कि वो स्मॉल I1 है और ये यहां से बनाएगा 8 सेंटीमीटर। मैंने दोनों का एक एक इमेज बना दिया वस्तु का, ठीक है। अब आईना बी में दूसरा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बच्चों आईना बी में पहले वस्तु का प्रतिबिंब I1 बनाया। अब आईना जो बी है, मिरर बी है, ये इस प्रतिबिंब I1 का दूसरा इमेज I2 यहां बनाएगा। भाई प्रतिबिंब का भी तो प्रतिबिंब बनता है, समझ रहे हैं ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब बन चुका, अब I1 स्मॉल I1 का प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा I2 तीसरा प्रतिबिंब बनेगा स्मॉल I1 का। तो मिरर बी से स्मॉल I1 देख लो कितना दूर है। तो मिरर बी से स्मॉल I1 है 12 + 8 यानी 20। तो यहां से यहां तक की जो दूरी मानी जाएगी वो हमारी 20 सेंटीमीटर होगी। मिरर से I2 की दूरी 20, समझे ना। ओके, I1 का, और जितना दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। अब सवाल यह था कि आईना बी में बने हुए प्रथम दो प्रतिबिंबों के बीच की दूरी बताइए। तो आईना बी में अगर प्रथम दो प्रतिबिंब देखे तो इस I1 I2 है, तो इनके बीच का जो गैप आया, सर ये गैप बताइए कितना है? तो ये गैप पूछा जा रहा है 20 में से 4 आपको घटाना पड़ेगा, और 20 में से 4 घटा देंगे 16 सेंटीमीटर। तो जो सवाल में पूछा गया है उसके अनुसार जो हमारा उत्तर होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। तो एक लेवल का क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है, ये आसान है ना। पूछ नहीं कहा है, कहा जा रहा है समतल दर्पण के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। समतल दर्पण की शक्ति अनंत होती है, पावर इनफाइनाइट होती है, गलत। पावर 0 होती है। फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, सही है। रेडियस इनफाइनाइट होती है, सही है। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, गलत, है ना। दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आसान था। नेक्स्ट, पेरिस्कोप में किस प्रकार के मिरर का इस्तेमाल होता है? कितना आसान सवाल है बताइए। 2 प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर नहीं, 2 प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है। और कैसे प्लेन मिरर होते हैं ये बात भी आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। मैंने अभी बताया कि वो दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। और अरे 6 फीट लंबा कद का एक आदमी उसकी पूरी छवि को देखना चाहता है, तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई, अरे यार 6 फीट का है तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई 3 फीट हो जाएगी, है ना। लेकिन इस पर एक सवाल मैंने कहा था कि वो पोजीशन वाला भी मैं अभी बताऊंगा, है ना। पोजीशन वाला बताने से पहले आप इसको भी देखिए। समतल दर्पण ए और बी परस्पर कोण पर स्थित है। प्रकाश किरण ए पर आपतित होकर परावर्तित होती है और बी पर आपतित होकर परावर्तित होती है। यह किरण आपतित विपरीत दिशा में बाहर निकलती है। देख लो लेटा, जो आप किरण है वो आपतन की विपरीत दिशा में बाहर निकलती है। विपरीत दिशा का मतलब यह है कि आने वाली किरण कुछ ऐसी थी तो जाने वाली किरण कुछ ऐसी है। और विपरीत दिशा का मतलब आपस में समांतर है। इसका मतलब 20 का एंगल बताइए कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब ये डायरेक्ट सवाल है। चलो अरे, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता त्रिज्या का मान क्या है? आसान है। आवर्धन क्षमता +1, त्रिज्या आपकी इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी, ये लीजिए। हाँ चलो, अब हमारे पास लास्ट सवाल आ गया।
ये वाला सवाल मुझे आपको बताना है। सवाल ये लिखा हुआ है, एक आदमी 180 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी आंखें उसके सिर से 10 सेंटीमीटर नीचे, आंखें सिर से 10 सेंटीमीटर नीचे, पैर के अंगूठे से सिर तक आदमी अपनी पूरी ऊंचाई देखने के लिए, पैर के अंगूठे से सिर तक पूरी ऊंचाई देखने के लिए वह 1 मीटर की दूरी पर रखे एक समतल दर्पण का प्रयोग करता है, तो बताइए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम लंबाई और समतल दर्पण की स्थिति क्या होगी। तो बच्चों एक बात बताओ, आदमी की लंबाई 180 सेंटीमीटर है, तो समतल दर्पण की लंबाई पूरी हाइट देखने के लिए 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो सर्पल दर्पण की लंबाई 90 सेंटीमीटर होगी, 85 नहीं। तो 90 वाले आंसर सही है। अब दो आंसर देखो 90 आ रहे हैं, बट एक और चीज भी बोली जा रही है कि स्थिति जो होगी समतल दर्पण की वो जमीन से 85 सेंटीमीटर हो रहा है, जमीन से 90 सेंटीमीटर हो रहा है, ये आपको और बताना है। मतलब आप ये वाला सवाल समझो कि हाइट आदमी की देकर दर्पण की हाइट तो पूछी जा रही है, और यह भी आपको बता दिया कि उसकी जो आंखें हैं वो सिर से 10 सेंटीमीटर नीचे है। तो बताइए समतल दर्पण जमीन से कितना ऊपर लगाएंगे। इसलिए आपको एक छोटे से डायग्राम की ओर आना पड़ेगा, ये वाले डायग्राम की ओर। बच्चों ये वाले डायग्राम में आप बात समझो, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आदमी है, ये हमारा क्या है, आदमी है, और ये क्या है सर, ये हमारा प्लेन मिरर है। मान लीजिए बच्चों आदमी की आंखें कुछ तो नीचे होगी, तो ये मान लेते हैं। अच्छा होता क्या है मैं आपको पहले बता दूं, होता कुछ ये है कि आदमी का सर ये है, तो आदमी का अगर ये सर है जिसको आप सिर भी कह दो, आदमी का पैर ये है, तो सिर से चलने वाली जो भी प्रकाश किरण है वो दर्पण के ऊपरी वाले हिस्से से टकराएगी और टकराने के बाद यहां आएगी, ये तुम्हारी बन जाएगी तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारी आंखें बन जाएगी, और जिससे कि परावर्तन हो गया। परावर्तन का मतलब ये लाइन जो है ना ठीक बीचों बीच आके मिलेगी ऐसे। सेम उसी तरीके से अगर आदमी को अपना पैर देखना है तो पैर से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण के निचले वाले हिस्से से टकराएगी और टकराने के बाद जो है फिर यहां पर आके मिलेगी आंखों में। आप मेरी बात समझ आ रहे हैं ना। तो सिर से टकराने वाली किरण दर्पण के ऊपरी हिस्से से टकराएगी, आंखों में मिलेगी, पैर से चलने वाली किरण है ना। सर सिर कितना ऊपर था, 10 सेंटीमीटर, मतलब ये है टोटल लंबाई 180 थी, तो ये जो सिर है वो आंखों से कितना ऊपर था, 10 सेंटीमीटर ऊपर था। टोटल लंबाई 180 सेंटीमीटर थी, तो टोटल लंबाई 180 थी, तो ये नीचे वाली लंबाई 170 हो जाएगी, 170। मुझे यहां आदमी की हाइट बतानी है, मतलब मिरर की। ये क्या लगा है, ये हमारा मिरर है। तो बच्चों मिरर की अगर मुझे हाइट पूछी जाए कि मिरर की हाइट कितनी होगी, अब मैं मिरर की हाइट बहुत आराम से बता सकता हूं। कैसे बताना है सर, उसे थोड़ा देखिए। बच्चों आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि अगर ये 170 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 85, 170 का था, पूरा 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो 85 और 5 को जोड़ दीजिए, 85 और 5 को जोड़ दीजिए, तो देखिए मिरर की हाइट 90 सेंटीमीटर, जिसको आप डायरेक्ट याद करते हो 180 का आधा 90। लेकिन मिरर कितना ऊपर रखा होगा, जमीन से कितना ऊपर होगा, तो देखो अगर ये जमीन है तुम्हारी, तो अगर तो ये पूछे कि मिरर कितना ऊपर है, तो मिरर इतना ही तो ऊपर है, और ये अगर 85 है तो ये भी तुम्हारा 85 होगा, यानी मिरर जमीन से 85 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा। मिरर जमीन से 85 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा, हाइट 90 और ऊंचाई मिरर की 85 सेंटीमीटर। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, ए वाला आंसर एकदम सही। तो यहां से हम लोगों का मिरर का जो आपका क्लास था वो एकदम खत्म हो गया, प्लेन मिरर का। आई थिंक आपने प्लेन मिरर के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें जानी होगी जो आपने पहली बार सुनी, लेकिन है बड़ी मजेदार, है बड़ी मजेदार। तो नीचे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और भाई साहब आज के कमेंट का टारगेट 300 प्लस है, मुझे सारे बच्चों का कमेंट चाहिए जितने बच्चे प्लेन मिरर देखें, और सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लेन मिरर में सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा था जो आपने पहली बार पढ़ा है, और कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपने मजा देती जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।